जी हाँ दोस्तों, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस 5वें लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप और अभी तक हमने 4 लेक्चर पढ़ा है। चारों लेक्चर में अभी तक 4 लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक पार्ट को डिस्कस किया है। यहाँ से और इस लेक्चर से सारे लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। तो ये हमारा 5वां लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर आप अभी तक 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। एक सजेशन, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सजेशन दिया कि पिछले लेक्चर का ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हेडफोन यूज़ करके देखिए। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ, कूलम ने क्या कहा? जो चार्ल्स कूलम थे, उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज के बारे में बताया। पहले लॉ क्या कहता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस लॉ के अनुसार द इंटरैक्टिव इस लॉ को अगर हम एक बार अच्छे से समझ गए, इसके डेफिनेशन को समझ गए, इस डेफिनेशन में ही सारा कुछ लॉ, सारी बातें छिपी हुई है। द इंटरैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the 2 point charges is directly proportional to the product of the charges, product of the magnitude of charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. ये क्या कह रहा है भाई? ये कूलम्ब्स लॉ, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें कुछ वर्ड है, अगर छोटे छोटे वर्ड को अगर आप क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, तो फिर कूलम्ब्स लॉ से एक भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। अभी तक का जो जेईई मेंस में या फिर नीट में सवाल आया है, इस पर बेस्ड 90% बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द इंटरैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इंटरैक्टिव वर्ड पे ही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टर्म आ गए। किसके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज ये है, Q1 चार्ज है, ठीक है, ऐसे मानो ये पॉइंट चार्ज है Q1, राइट, ये Q1 चार्ज है, और कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये भी हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, या हो सकता है दोनों निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों ही निगेटिव है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ले लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स आएगा? किस टाइप का फोर्स आएगा? हम सबको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स आता है? रिपल्सिव फोर्स आता है, रिपल्सन होता है। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। या फिर निगेटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। पॉजिटिव एंड निगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। मैं यहाँ पे बता रहा, मान लेते हैं दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R है, राइट। तो इस फोर्स के अनुसार कंडीशन क्या है? ये दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझो कि अगर ये 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे तो हालांकि फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, इसको REP से दिखा रहा हूँ मैं, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच। तो ये जो फोर्स होगा ना, इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा ये नहीं बताता कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ ये बताता है, ये दिस फोर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर
product of the magnitude of their charge, right? And this force is inversely proportional to the square of the distance between them. ये दो बात बताती है कूलम्ब्स लॉ बस। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इसको समझते हैं। तो ये लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट बहुत ही आसान है। द इंटरैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज मीन्स ये फोर्स, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। ये बात समझ में आई यहाँ तक कि कोई 2 पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव निगेटिव होगा तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, या फिर निगेटिव निगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो आपस में रिपेल करते हैं। और ये कैसे होना चाहिए, दोनों पॉइंट चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, मतलब कूलम्ब्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसको आप लिखिए, आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ से स्पेशल कैसा पॉइंट हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ आपको। सबसे स्पेशल पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि कूलम्ब लॉ इज मीडियम डिपेंडेंट। ये लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसी दो चार्ज के बीच में, वो दो चार्ज अगर r डिस्टेंस अपार्ट है, उसको अगर आपने एयर में रखा है तो उस पर फोर्स कुछ और आएगा। उसी दोनों चार्ज को आपने वाटर में रख दिया या फिर किसी और मीडियम में रख दिया, केरोसिन ऑयल में रख दिया, तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इसमें अभी सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे अपन, तो फिलहाल इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन बहुत आसान है कि द इंटरैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of the charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए और एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन, ये जो कूलम्ब्स लॉ है इसके बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इस कूलम्ब्स लॉ का के जस्ट बाद अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, एक दोनों का भी हमने पॉजिटिव ही चार्ज मान लिया। तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फोर्स इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स F लगेगा। ये जो रिपल्सन फोर्स है that will be directly proportional to magnitude of Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइनली लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? अब दुनिया में कहीं पे भी, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इसके जगह पे अगर आप इक्वल टू का साइन लगाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है कूलम्ब्स कांस्टेंट, स्मॉल के। हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू का साइन लिखा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर आप क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, वहाँ पे हम लिखते थे F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वहाँ पे g जो था, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो g था, वो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, बट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स, इट विल डिपेंड ऑन मीडियम। व्हाई? बिकॉज ये जो k है ना, ये जो k है, इसको हम कहते हैं, आप लिख लो, इसको हम कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है हम शॉर्टकट k इज इक्वल टू लिखते हैं डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक,
इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना लिखते हैं, इसके बारे में सारी बातें मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कि k इज इक्वल टू, इसको अगर आप 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो, जब पुट करोगे तो आपको ये आएगा k इज इक्वल टू 9 × 10⁹, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये आता है k की वैल्यू। ये सब बात दिख रहा है, प्रॉपर विजिबल है, ऑडिबल हो। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये जो टर्म है ना ई के नीचे में 0, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, राइट। अब ये क्या होता है, जब हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे मैं इस चीज़ को समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप ये समझिए, ये कहीं ना कहीं किसी भी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करता है, ठीक है। आप इतना ही फिलहाल समझिए, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस राइट। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻⁻12 और इसका इधर हो जाएगा आपको कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। जस्ट के इसका रिवर्स हो जाएगा इसका यूनिट। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही बेसिक सी बात है, कूलम्स लॉ बहुत आसान है कि कोई 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कोई 2 पॉइंट चार्ज है, चाहे वो अगर ये 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में इसमें रिपेल करेंगे। मान लो कि कोई ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक Q1 ले लो, एक Q2 ले लो, तो आपस में क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे आपस में। इन दोनों के बीच में कुछ तो कुछ डिस्टेंस होगा, ये मान लो स्मॉल r डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये Q1 Q2 में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। यहाँ पे ये नहीं लिख लेंगे प्लस Q1 माइनस Q2, ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ Q1 Q2 मैग्नीट्यूड लिखेंगे अपॉन r स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ, बस इतना बता रहे हैं। अब देखो, कूलम लॉ कहीं ना कहीं न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर जैसा है कि ये चार्ज Q1 चार्ज इस पे फोर्स लगाया था, इसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आ रही है चीजें? बहुत आसान है। अब इसके बारे में कुछ कुछ बात लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये सब बात दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा, ठीक है। तो अब कूलम्स लॉ के बारे में कुछ कुछ फैक्चुअल बातें हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ही आना है। और मेरा ये पर्सनल ये मानना है कि फिजिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपको कॉन्सेप्ट मायने रखता है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए ना, तो फिर एग्ज़ाम में आप कितना प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करते हो, इससे डिसाइड होता है कि आपका फिजिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। कूलम्स लॉ के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। सबसे पहली बात कि इट इज ऐसे, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। दूसरी बात कि कूलम्स लॉ ऑल्सो फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, जिसमें कभी भी एक्शन रिएक्शन आपस में कैंसिल नहीं होते थे, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्यों नहीं होते हैं, आप कमेंट में करके ज़रूर बताओ कि ये एक फोर्स है, आपने इस पे फोर्स लगाया तो
न्यूटन का ये कहना है कि आपने जितना फोर्स लगाया उसने भी आप पे उतना ही फोर्स लगाया है ना, तो ये आपस में फोर्स कैंसिल क्यों नहीं हो जाते हैं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना आपको अगर आता है तो। ओके, अगला पॉइंट लिखो, इट इज सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल का मतलब क्या हुआ कि दो चार्ज है, अगर मान लो दो बॉडी में चार्ज है, तो ऐसा लगता है कि इस चार्ज के सेंटर पे ये फोर्स लगा रहा है इधर, मान लो ये 1 है, Q1 है, ये Q2 है, तो इस पे फोर्स और 1 ड्यू टू 2 इसके सेंटर पे लग रहा है और इसके इधर सेंटर पे लग रहा है F21, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब इन दोनों के जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस R है, ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, यहाँ तक क्लियर हो। अब बात करते हैं कि ये कूलम्स लॉ के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कूलम लॉ इज मीडियम डिपेंडेंट। अभी मैंने आपको इप्सिलॉन नॉट के बारे में समझाया, तो अगला पॉइंट लिखिए कि कूलम्स लॉ इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल फोर्स नहीं है। यूनिवर्सल मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स में कहीं नहीं लगेगा, लेकिन अलग अलग मीडियम में अलग अलग इसकी वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू नहीं रहेगी। इज नॉट यूनिवर्सल, यहाँ तक क्लियर है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो, अगर आप ऐसे समझो, किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे मान लो आपका एयर का जो, या फिर वैक्यूम का, ये जो इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आपको मैं बताया था, वो परमिटिविटी फ्री स्पेस का था, मतलब वैक्यूम का था, जिसका वैल्यू अभी मैंने बताया था 8.854 इंटू समथिंग। तो वो जो चीज़ था ना ये फ्री स्पेस का था, मतलब किसी एक पर, सॉरी वैक्यूम का है। लेकिन अगर आप वाटर में किसी दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल रहे हो तो उसका परमिटिविटी सेम नहीं होगा, उसका उस मीडियम का परमिटिविटी EM लिख देते हैं। तो हमारे पास एक रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ, हम ऐसे लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ दैट एनी मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल K। ऐसे हम लोग एक रेशियो समझते हैं, समझ में आया। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, ER, रिलेटिव परमिटिविटी। कई बार आपको क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाएगा कि कोई दो चार्ज है जो कि पहले हवा में थे, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 9 मीटर है। उन दोनों चार्ज को अब डिस्टेंस उतना ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, उनको अब हम एक ऐसे मीडियम में रख दिए, फॉर एग्जांपल बेंजीन में रख दिए, ठीक है, लिक्विड बेंजीन में रख दिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x है या y है, कुछ वैल्यू दे देगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो आप इन शॉर्ट ऐसे लिख लो कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज़ आपको बहुत काम आएगा। ये ऐसा कैसे होगा, अभी हम आपको समझा भी देते हैं कैसे होगा ये। देखो, अगर आप किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, K का वैल्यू क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, क्योंकि फ्री स्पेस में था इसलिए हमने यहाँ पे, वहाँ हम E0 लेते थे। नहीं समझ रहे हो, देखो ये चार्ज है Q1, ठीक है, ये चार्ज है Q2, इसको अभी हमने वैक्यूम में रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो अभी हम फोर्स क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये लिखेंगे। लेकिन अब हमने किसी एक मीडियम में रख दिया, इसी चार्ज को अब हमने किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, किसी एक मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है हमें K, समझ में आया। तो अब हमें इसके पे फोर्स कितना निकालेंगे, तो अब यहाँ पे हम जो लिखते थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो लिखते थे, उसके जगह अब लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम EM इंटू Q1 Q2 तो उतना ही रहेगा, अगर डिस्टेंस सेम रखा गया है तो R स्क्वायर उतना ही होगा।
अब ये EM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, क्या हम इस इक्वेशन से EM इज इक्वल टू K इंटू E0 लिख सकते हैं, बताओ। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पर फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, EM के लिए क्या लिख सकता हूँ, ऐसे E एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। अब देखो ये चीज़ तो हमारे पास ये कूलम्स कौन K हो गया, तो क्या मैं FM इज इक्वल टू मतलब फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल A नहीं लिख सकता। देखो ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ फोर्स इन एयर हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कूलम्स लॉ से रिलेटेड वो ये है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, कई बार जो है ना ये सब पॉइंट से एक आध क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक पॉइंट लिखिए आप कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, चार्ज एट रेस्ट, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस। ये बात क्लियर होगा। अब देखो पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको मैं अब समझा देता हूँ। यहाँ तक वो बातें समझ में आई, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर में। तो पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, वैसे बहुत सारे बुक में तो ऐसे लिखा रहता है कि पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज विच हैज जीरो साइज। अब बताओ कोई ऐसा हो सकता है वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज इज जीरो, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज जीरो हो, सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में पूरा चार्ज, मान लो कोई एक स्फेयर है, लेट्स सपोज कि कोई एक स्फेयर है, ठीक है, उसके ऊपर में पूरा चार्ज ऐसे सरफेस पे, वो स्फेयर हो सकता है कंडक्टिंग हो सकता है हॉलो स्फेयर है ना, हो सकता है सॉलिड स्फेयर हो सकता है हॉलो स्फेयर हो। अगर हॉलो स्फेयर होगा तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही होगा हॉलो, या फिर कंडक्टिंग स्फेयर होगा तो, अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर होगा तो उसके सब पे पूरे मतलब या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, चार्ज उसके पूरे अंदर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में हम मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि पॉइंट चार्ज इज दैट चार्ज whose force or the force acting on them does not depend on its size, it depend only on the separation between them। दो चार्ज के बीच में जो सेपरेशन हो उस पर डिपेंड करता है जो फोर्स। अगर देखो अगर तो कोई दो चार्ज है, इसको हम पॉइंट चार्ज तब कंसीडर करेंगे जब इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी, ये फोर्स इसके साइज पे डिपेंड ना करके इसका एक दूसरे चार्ज से सेपरेशन कितना है उस पर डिपेंड करे। समझ में आया। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि इतना बड़ा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ना हो कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसपे टोटल जो चार्ज है वो टोटल चार्ज मान लो क्यू कूलम है, तो ये छोटे से ऑब्जेक्ट पे प्लस क्यू कूलम चार्ज है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, इसके लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस समय में आप इस रॉड को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर मत करना, उस समय में आप एक्सटेंडेड चार्ज से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसे 90% क्वेश्चन या ऐसे समझो 99% क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पॉइंट चार्ज पे क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन या तो रॉड दे देगा या स्फीयर भी दे सकता है। जब कह देगा कि ये स्फीयर विथ एक्सटेंडेड चार्ज, या फिर रॉड हैविंग लेंथ एल हैज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ, या फिर अब तो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं कि कह देंगे एक ऐसा रॉड है विच हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं जस्ट फॉर मेकिंग कूलम्स लॉ वैलिड,
ऐसा भी करते हैं, समझ में आया। और वो चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, तभी कूलम्स लॉ फॉलो होंगे। चलो हो गया बहुत सारी बातें। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कूलम्स लॉ का। ये इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर बनाऊंगा मैं जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन होगा। इस लेक्चर में तो अभी एक दो बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कूलम्स लॉ पे एक्सटेंडेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, if two charges of magnitude 4 microcoulomb and plus 4 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are separated by 9 मीटर, फाइंड द, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि कोई दो चार्ज है, एक चार्ज मान लो ये +4 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और दूसरा चार्ज कितना है -3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 9 मीटर का। ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में तो इनका फोर्स कितना होगा, F = K Q1 Q2 / R²। समझ में आई बात। K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, ठीक है। क्या होता है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैसे अभी लिखना है तो लिखो, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हो यूनिट, ठीक है। इंटू Q1 Q2 3 × 4, अब देखो यहाँ माइनस नहीं लेना, 3 × 4, अच्छा 3 इंटू, आपको पता है क्या 1 माइक्रोकूलम जो होता है वो कितना बड़ा होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। 1 माइक्रोकूलम = 10⁻⁻6 कूलम। तो 3 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय R², दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, कितना होगा 81। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये फोर्स आपका कितना आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये फोर्स आ जाएगा आपको मेरे ख्याल से 4/3 है ना, 9 इधर आ गया, 4/3 × 10⁻⁻12 + 9 -3, ठीक है, -3 न्यूटन, ये आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, और अगला लेक्चर होगा, वो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए इस लेक्चर में अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया जो चीज़ नहीं समझ में आया आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो एक और अगला क्वेश्चन लिखो आप, एकदम बेसिक क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। इफ द फोर्स बिटवीन two charge of magnitude +2 nanocoulomb is ऐसा है is 40 Newton, full stop. Find the distance between them. Find the distance between them. Distance between them. इसको पॉज करो, इसका क्या आंसर होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।